जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के एक और बेहतरीन सेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 में फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें कवर करने वाले हैं साथियों किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों के बारे में तथा व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यही क्वेश्चन साथियों कितनी बार किस तरीके से पूछा गया है आप लोग सामने देख ही सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते साहब, सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम को ही साथियों हम लोग बोलते हैं संधि का नियम या फिर धारा का नियम। संधि का नियम या फिर धारा का नियम, और शॉर्टकट में इसे हम लोग बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ, यानी केसीएल शॉर्टकट में बोलते हैं। देखिए संधि का नियम क्या कहता है साथियों, तो एक पॉइंट ये रहा साथियों, पॉइंट ओ है और यही पॉइंट क्या है, एक प्रकार संधि है। तो संधि क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। संधि साथियों वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर समस्त धाराएं आती हैं या फिर उस बिंदु से समस्त धाराएं जाती हैं। जिस बिंदु पर सभी धाराएं आती हैं या फिर जिस बिंदु से सभी धाराएं जाती हैं आकर, वही वाला बिंदु क्या होता है, वही वाला बिंदु हम लोग बोलते हैं इसे जंक्शन या फिर संधि। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए क्या होता है, एक धारा I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, I6 है। कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही है, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो यही क्या है, एक प्रकार से इसे हम लोग देखिए क्या बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। सारी सिग्मा एक प्रकार का क्या है, तो योग संकेतांक है। सिग्मा सिग्मा एक प्रकार से योग संकेतांक है। देखिए क्या कहता है नियम, नियम कहता है कि परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें एक बात हमें यह याद रखना साथियों, अगर हम लोग जिस धारा को मुख्य धारा मानेंगे, जिस धारा को मुख्य धारा मानेंगे तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जिस धारा को मुख्य धारा नहीं मानेंगे यानी संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं, आने वाली धाराओं को हम लोग एक प्रकार से मुख्य धारा मानेंगे। तो मुख्य धारा हमेशा धनात्मक होती है, और जो धाराएं इसकी विपरीत दिशा में अर्थात संधि से दूर जा रही है वो कैसी होंगी, वो होंगी ऋणात्मक धाराएं। देखिए I1 जो I1 है, I1 धारा अगर हम लोग लेके चले आने वाली धारा को संधि की ओर, आने वाली धारा को मुख्य धारा, तो I1 तो एक प्रकार से आ रही है संधि की ओर, ये होगी धनात्मक। जो दूसरी धारा है I2, ये भी संधि की ओर आ रही है, ये भी किसमें होगी, ये भी होगी धनात्मक I2। I3 धारा है साथियों, ये संधि से दूर जा रही है, इस कंडीशन में क्या होगी, ये होगी माइनस में I3। जो I4 है ये भी संधि से दूर जा रही है, किसमें होगी, माइनस में होगी। I5 है संधि से दूर जा रही है, ये भी किसमें होगी, ये भी माइनस में होगी। I5 हो चुका है, I6 क्या है, संधि की ओर आ रही है, ये किसमें होगी, संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम लोग लेके चलते हैं धनात्मक धारा, यानी मुख्य धारा किसमें होगी, धनात्मक होगी। और सभी का जो योग होगा किसके बराबर होगा साथियों, 0 यानी शून्य होगा। देखिए अब पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में क्या करना है, माइनस वाले जो धाराएं हैं बराबर के उस पार लेके जाना है। I1 प्लस में है, I2 प्लस में है, I1 माइनस में इस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो I6 है इसी पर प्लस में है ना, इसे हम लोग इसी पार रखते हैं, इस पार ही रखते हैं। I6 इक्वल टू I3 क्या है, माइनस में है, इस पार जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। I4 माइनस में इस पार जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। I5 धारा जो है ये भी किसमें, माइनस में इस पार जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला साथियों, रिजल्टेंट हमारा निकल के आ रहा है कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और जो धारा संधि से दूर जा रही है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली या फिर परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। परिभाषा में हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक नोट पॉइंट की साथियों, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो नोट पॉइंट में साथियों हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी जो प्रथम नियम है यह नियम किस पर आधारित है साथियों, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो साथियों किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम आधारित है। अब देखते हैं साथियों किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम साथियों क्या है? इसे ही हम लोग बोलते हैं लूप का नियम या फिर वोल्टता का नियम, और शॉर्ट में ही इसे हम लोग बोल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी केवीएल। केवीएल यही होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए तो आपके समय की महत्वता को समझते हुए पहले से ही हमने एक प्रकार से क्या है डायग्राम सिलेक्ट कर रखा है ताकि ज्यादा समय न बर्बाद हो। देखिए सबसे पहले एक लूप दिख रहा है ए बी सी डी ए, एक बंद लूप ये दिख रहा है और दूसरा बंद लूप दिख रहा है सी डी ई एफ सी। एक बंद लूप यानी एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा है। जो किरचॉफ का नियम लगता है कहां पे अप्लाई होता है? दूसरा वाला नियम लूप में ही अप्लाई होता है। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ या फिर बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो है उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी I1, I2, I3 धाराएं हैं और एक लूप ये रहा, पहले वाले लूप में है विद्युत वाहक बल E1 और E2, ये है विद्युत वाहक बल, और दूसरे वाले लूप में सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल क्या लगा है? E2 लगा है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं हम लोग किसके माध्यम से? परिभाषा अनुसार। परिभाषा क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं कि किसी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों, समस्त धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, यही होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम यही होता है किरचॉफ का। देखिए जो सिग्मा सिंबल क्या है, हमने फिर से एक प्रकार हमने क्या है सिग्मा सिंबल क्या है? तो सिग्मा सिंबल क्या दिखाता है साथियों? ये दिखाता है एक प्रकार से योग संकेतांक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। योग संकेतांक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कई सारी धाराएं हैं, कई सारे प्रतिरोध हैं, उनको एक साथ जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग अलग अलग न लिख के सिर्फ क्या है सिग्मा सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब एक टॉनिक है, इसे आप लोग एक प्रकार से डाइजेस्ट करने का प्रयास करिएगा साथियों। टॉनिक क्या है? तो इसमें हम लोग लिख लेंगे नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में क्या लिखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट पॉइंट है। तो नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे साथियों की मुख्य धारा, क्या लिखना है? मुख्य धारा तथा मुख्य धारा की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में चलने वाली धाराओं के मान, मुख्य धारा की दिशा में चलने वाली या फिर प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान हमेशा धनात्मक लेते हैं। धाराओं के मान धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं तथा इसी में ऐड कर लेते हैं तथा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, तथा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में चलने वाली धाराओं के मान ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। साथियों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में पूरा यूज होगा ये वाला पॉइंट, और प्रूफ में तो यूज होगा ही। देखिए अब हम लोग लेके चलते हैं लूप। एक लूप दिख रहा है ये ए बी सी डी ए, और दूसरा लूप दिख रहा साथियों कौन सा? सी डी ई एफ सी।
तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बंद पास लेते, ठीक, यानी ए बी सी डी ए। तो प्रथम बंद पास, प्रथम बंद पास, प्रथम बंद पास कौन सा है? ए बी सी डी ए। जहां से चलना वहीं रुकना है। ए बी सी डी ए में किस नियम से? लूप नियम से। इसी नियम से, लूप नियम से। ये नियम क्या कहता है? तो इस पास में बहने वाले समस्त धाराएं तथा उसके साथ वाले प्रतिरोध का गुणनफल प्लस अन्य जो धाराएं बह रही हैं उसके साथ वाले प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होगा? इसमें लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। देखिए पहली धारा है I1 धारा। पहली धारा कौन सी साथियों? पहली धारा है I1 धारा। अगर हम लोग I1 धारा को मुख्य धारा मानेंगे, I1 धारा को मुख्य धारा मानेंगे, तो मुख्य धारा की दिशा में जो धाराएं चलेंगी उसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसके विपरीत दिशा में चलने वाली धाराओं की मान क्या होगा साथियों? वो होगा ऋणात्मक। यानी I1 धारा आ रही है ऐसे और इसी में I2 धारा जा रही है ऐसे। इस कंडीशन में I1 को अगर मुख्य धारा मानेंगे तो I1 होगी धनात्मक, और जो I2 धारा है साथियों ये इसकी विपरीत दिशा में जा रही है। इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक यानी माइनस में। देखते हैं, यानी I1 धारा हुई, I1 धारा को अगर मानेंगे मुख्य धारा तो I1 होगी धनात्मक। I1 इंटू इसके साथ वाला प्रतिरोध लेना है ना, तो इसके साथ में प्रतिरोध क्या लगा है? R1। जो I2 धारा है दूसरी धारा इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, इस कंडीशन में क्या होगी साथियों? ये होगी माइनस में। I2 इंटू में इसके साथ वाला प्रतिरोध क्या है? R2। R2 हो जाएगा। किसके बराबर होगा? तो इस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। तो पहला विद्युत वाहक बल है I1 वाला, तो I1 वाला जो है मुख्य धारा है, इसके साथ वाला ये भी क्या होगा? धनात्मक होगा। जो I2 है विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसके साथ वाला जो विद्युत वाहक बल होगा साथियों ये भी किसमें होगा? विपरीत दिशा में आने के कारण साथियों ये भी होगा एक प्रकार से क्या हो जाएगा? माइनस में होगा ये भी। तो साथियों ये बना हमारा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बना साथियों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। देखिए, ठीक है। अब साथियों लेके चलते दूसरा लूप। देखिए दूसरा लूप कौन सा है? तो दूसरा लूप है कौन सा? सी डी ई एफ सी। जहां से चलना है वहीं रुकना है। इसी प्रकार द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास कौन सा है? सी डी ई एफ सी। सी डी ई एफ सी में किस नियम से साथियों? इसी नियम से, यानी लूप नियम से। लूप नियम से। लूप नियम क्या कहता है? तो इस भाग में बहने वाली धाराओं और उसके साथ वाले प्रतिरोधों का जो गुणनफलों का बीजगणितीय योग होगा किसके बराबर होगा? इसी के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। देखिए I1 धारा ऐसे आ रही है, I2 धारा ऐसे आ रही है, यानी इस कंडीशन में I1 धारा भी ऐसे आ रही है, I2 धारा भी ऐसे आ रही है, और इसमें प्रतिरोध कौन सा लगा है? प्रतिरोध लगा है R3, और I2 के साथ प्रतिरोध लगा है कौन सा? R2। I1 धारा जो इधर आ रही है और जो I2 धारा इधर आ रही है, दोनों एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को जो ऐड होगा इसे हम लोग मान लेते हैं I3 के बराबर। किससे मान लेते हैं? I3 के बराबर। यानी जो I1 और I2 का योग है इसे हम लोग मान लेते हैं I3 के बराबर। तो इस कंडीशन में क्या निकल के आएगा? देखिए इसमें धारा बह रही है कौन सी? I2 धारा। इसमें बह रही धारा I2 धारा। I2 इंटू में इसके साथ में प्रतिरोध कौन सा लगा है? R2। R2। अब देखिए जो I3 धारा है I2 की दिशा में ही चल रही है, I2 ऐसे आएगी, इसी तरह I3 भी जा रही है, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या होगा साथियों? ये धनात्मक हो जाएगी। तो I2 और R2, I2 R2 प्लस I3 R3 किसके बराबर होगा? इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विद्युत वाहक बल क्या लगा है इसमें? विद्युत वाहक बल लगा है E2। किसके बराबर होगा ये होगा E2 के बराबर। ये क्या होगा? E2 के बराबर। इसे हम लोग और आगे बढ़ाना चाहे तो भाई I3 है तो I3 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं ना। तो I3 की वैल्यू रखने पर क्या निकल के आगे देखिए,
I3 की वैल्यू पुट करने पर क्या निकल के आएगा, देखिए I2 और R2, I2 R2 प्लस I3 है, I3 बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यानी I1 और I2 का योग ही है I3। इसके साथ में प्रतिरोध क्या लगा है, साथ में प्रतिरोध लगा है R3, किसके बराबर है, ये बराबर है विद्युत वाहक बल E2 के बराबर है। साथियों ये बना हमारा समीकरण नंबर कौन सा, ये समीकरण नंबर दूसरा बना। और इन्हीं समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम धाराएं I1 व I2 के मान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें यही प्रूव करना था साथियों, क्या है, हमें यही समीकरण प्राप्त करने थे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम लोग धाराएं क्रमशः I1 और I2 या फिर I3 के मान प्राप्त कर सकते हैं। ये लिख लेंगे हम लोग आगे, उपरोक्त समीकरणों को हल करके, उपरोक्त समीकरणों यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम धाराएं I1, I2 व I3 के मान प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये था साथियों हमारा दूसरा नियम। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है साथियों यह किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है यह किस पर आधारित है, भाई प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, जो दूसरा नियम है साथियों ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट में कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। आधारित है। अब बात करते हैं साथियों व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। देखिए इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोधक तार लिए, एक सेल लिया और एक गैल्वेनोमीटर लिया, इन्हीं के संयोग से एक परिपथ तैयार किया। उसी परिपथ को साथियों हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु, उसी परिपथ को साथियों हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। देखिए यही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार किस तरह से पूछा गया आप लोग सामने देख ही सकते हैं। तो शुरुआत करते साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो साथियों यह एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, आप लोग इसका डायग्राम देख ही सकते हैं। डायग्राम में है क्या, 4 प्रतिरोधक तार हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 प्रतिरोधक तार है और ए बी के बीच में प्रतिरोध लगा है पी, उसी तरह इसमें लगा है प्रतिरोध क्यू और इसमें प्रतिरोध लगा है एस, और एडी या फिर डीए में प्रतिरोध क्या लगा है, आर लगा है, प्रतिरोध आर लगा है। ठीक, देखिए पी क्यू आर इसमें तो ज्ञात प्रतिरोध है, लेकिन जो एस वाला है साथ ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो इसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4 प्रतिरोधक तार यानी 4 प्रतिरोध है और इसके साथ में क्या लगा, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का भी खुद का एक प्रतिरोध होगा, यानी इसमें टोटल क्या है, 5 प्रतिरोध लगे हैं। और जब भी अगर किसी सर्किट में, जब भी किसी सर्किट में 5 प्रतिरोध लगे मिल जाएं, तो लगभग उसकी प्रोबेबिलिटी 90% होती है कि वो एक प्रकार से कैसा होगा, व्हीटस्टोन सेतु वाला ही सर्किट होगा वो। न्यूमेरिकल्स में ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिपथ व्यवस्था की, संरचना की। तो संरचना में क्या लिखना है साथियों, संरचना में जो चित्र में दिख रहा है इसे ही हमें लिखना है, बस अपने सुसंगठित शब्दों में, अपने सुसंगठित शब्दों में लिखना है। देखिए क्या है, इसमें 4 प्रतिरोधक तार हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 प्रतिरोधक तार हैं। तो चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है,
इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इनसे मिलकर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी तैयार हो जाए। इनसे मिलकर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी तैयार हो जाए। फिर क्या करना है, अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग, इसमें एक विकर्ण लगी एसी, एक विकर्ण है एसी और दूसरा विकर्ण है बीडी। तो इसके विकर्ण एसी में एक सेल और सेल कुंजी K1 लगी है तथा विकर्ण बीडी में एक गैल्वेनोमीटर तथा सेल कुंजी K2 लगा है। हमें ये लिखना अपने शब्दों में, ठीक। अब बात करते हैं कि आगे आगे क्या है कि इसमें तीन प्रतिरोधक तार पी क्यू, यानी इसमें अब बात करते हैं आगे, इसमें क्या है, इसमें तीन प्रतिरोध पी क्यू तथा आर, ये क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं। और जबकि जो चौथा वाला एस है, ये क्या है, एक प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध है। इसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे क्या है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखना है, सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेल कुंजी K1 दबाते हैं। सबसे पहले दबाएंगे सेल कुंजी K1 और उसके पश्चात दबाएंगे कौन सी, धारा मापी कुंजी K2। तो सेल कुंजी K1 उसके पश्चात दबाना है धारा मापी कुंजी K2 दबाना है। और जैसे ही ये सेल कुंजियां हम लोग दबाएंगे क्या होगा, परिपथ में दिखाया गया जैसे उसी प्रकार क्या होंगी, धाराएं इसमें प्रवाहित होने लगेंगी। यानी धारा आई गई ए वाले पॉइंट पे, क्या हुआ, धारा बटी अलग अलग। तो पहली धारा मान लेते ऊपर गई I1 धारा और दूसरी धारा मान लेते इसमें कौन सी धारा आई, I2 धारा। तो I1 धारा ऐसे गई ऐसे गई, I2 धारा ऐसे गई ऐसे गई, ठीक। तो इसी प्रकार की धाराएं प्रवाहित होने, जैसे ही सेल कुंजी K1 और तत्पश्चात धारामापी कुंजी K2 दबाएंगे परिपथ के अनुसार धाराएं प्रवाहित होने लगेंगी। क्या होगा, परिपथ के अनुसार धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। फिर क्या करना साथियों, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना आए। अगर ऐसी कंडीशन है, यानी धारा आ रही है ऐसे गई ऐसे निकल गई ऐसे गई ऐसे निकल गई, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना आए, तो इस कंडीशन हम लोग समझ जाएंगे कि जो परिपथ व्यवस्था क्या एक प्रकार से ये संतुलित है। कैसा है ये, संतुलित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में, यानी संतुलन की अवस्था में जो विकर्ण बीडी दिख रही है, विकर्ण बीडी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। संतुलन की अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जब ये परिपथ संतुलित होगा तो इस कंडीशन में, जब ये परिपथ संतुलित होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो प्रतिरोध है, यानी एक प्रतिरोध लगा है P और दूसरा R लगा है, इसका जो अनुपात होगा साथियों किसके बराबर होगा, अन्य दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा साथियों, देखिए P अपॉन का क्यू, P अपॉन का क्यू इक्वल टू R अपॉन का S, R अपॉन का S, यही निकल के आएगा। क्या होगा, यही निकल गया। यानी संतुलन की अवस्था में इन दोनों प्रतिरोधों को जो अनुपात होगा, इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा साथियों, ये होगा बराबर। तो ये था साथियों इसका सिद्धांत। अब देखिए आगे हम लोग यही प्रूफ करेंगे। प्रूफ पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है कि परिपथ की संतुलन की अवस्था का जो प्रतिरूप निकल के आया है इसका एक प्रकार से क्या है, निगमन कीजिए। तब हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ में देखिए क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए चार प्रतिरोधक तार हैं। चार प्रतिरोधक तार के अलावा साथियों हमें लगाना इसमें लूप का नियम। तो लूप के नियम में क्या होता है, लूप के नियम में दो लूप होते हैं। क्या होता है, दो बंद लूप होते हैं। तो एक ए बी डी ए पहला बंद लूप साथियों ये रहा, और दूसरा बंद लूप कौन सा है, बी सी डी बी, ये है दूसरा लूप। तो पहला लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा। दोनों लूप में हमें यूज करना है कौन सा, किरचॉफ का दूसरा नियम। कौन सा नियम, दूसरा नियम। तो प्रूफ करते, देखिए प्रूफ में क्या करना है कि बंद पास ए बी डी ए, क्या करना है, बंद पास बंद पास कौन सा है, ए बी डी ए, या फिर आप लिख सकते हैं प्रथम बंद पास में, प्रथम बंद पास में। किस नियम से, दूसरा नियम कौन सा था, लूप का नियम। तो लूप के नियम से, लूप के नियम से। लूप नियम क्या कहता है, इसमें बहने वाली धाराओं तथा उसके साथ वाले प्रतिरोधों के गुणनफल का। देखिए अगर हम लोग मान के चले I1 को मुख्य धारा, तो ये किसमें होगी साथियों, ये होगी धनात्मक। और I1 के साथ में प्रतिरोध क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है P, I1P।
फिर प्लस होगा दूसरी धारा और उसके साथ वाला प्रतिरोध। लेकिन जो I1 धारा ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, जो I2 धारा ऐसे ऐसे जा रही है, यानी I1 के विपरीत दिशा में जा रही कौन सी धारा, I2 धारा। इस कंडीशन में किसमें होगा, ये होगी माइनस में धारा। अब I2 के साथ में प्रतिरोध कौन सा लगा है साथ में, तो I2 के साथ है रेजिस्टेंस R। किसके बराबर होगा ये, इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर। विद्युत वाहक बल नहीं कुछ, तो हम लोग मान लेंगे क्या, जीरो। क्या मान लेंगे, जीरो। अब देखिए आगे, आगे क्या करना है, पक्षांतर करना है। क्या करना है, पक्षांतर। पक्षांतर में क्या करेंगे, I1 P माइनस में इस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा I2 R। इससे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। साथ में ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। देखिए जैसे बंद पास प्रथम वाला लिया गया उसी प्रकार में लेना दूसरा वाला बंद पास। तो दूसरे वाले बंद पास में भी हम लोग लिख लेंगे क्या, ठीक, बंद पास बी सी डी बी कौन सा है, बी सी डी में। इसी प्रकार बंद पास कौन सा है, बी सी डी, बी सी डी बी में किस नियम से, लूप नियम से। लूप नियम से। लूप नियम क्या कहता है, तो इस पास में बहने वाली धाराओं और उसके साथ प्रतिरोधों का गुणनफल किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर I1 को मुख्य धारा मानेंगे तो I1 होगी धनात्मक और इसकी विपरीत दिशा में चल रही I2 धारा। I1 ऐसे आ रही, I2 ऐसे आ रही, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, एक माइनस में होगी। तो जो मुख्य धारा होगी ये होगी धनात्मक और जो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में किसमें हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। तो I1 के साथ प्रतिरोध कौन सा लगा है, क्यों लगा है, ठीक। देखिए I2 इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, इस कंडीशन में किसमें हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। और I2 के साथ में रेजिस्टेंस क्या लगा है साथियों, ये लगा है S। किसके बराबर होगा, इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विद्युत वाहक बल इसमें क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है। देखिए अब क्या करना है, वही हाल, फिर पक्षांतर करना है। पक्षांतर में क्या करेंगे, माइनस वाला उधर भेज देंगे I1, क्यों, माइनस में इस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा I2S। ये बना हमारा साथ इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सा बना, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, एक प्रकार से भाग दे देना है। समीकरण 1 को देखिए क्या करना है, तो भाग देना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना है, ठीक। भाग देने पर क्या होगा, देखिए LHS वाला जो है एक तरफ आ जाएंगे, RHS वाले एक तरफ निकल जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा LHS में I1 P, भाग देने पर इसका LHS क्या निकल के आएगा, I1 क्यों इक्वल टू RHS में क्या है, समीकरण 1 में I2 R और समीकरण 2 के RHS में क्या है, I2S। भाग देना है, भाग दे देंगे। देखिए I1 से I1 हुआ कैंसिल, I1 से I1 हुआ कैंसिल। उसी तरह I2 से I2 भी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो फाइनली रिजल्टेंट क्या निकल के आया, वही परिपथ की संतुलन अवस्था वाला निकल के आ गया। यानी क्या निकला, देखिए P अपॉन का क्यों, P अपॉन का क्यों इक्वल टू R अपॉन का S, R अपॉन का S। और यही हमें क्या करना था, इसमें यही हमें प्रूफ करना था। यही क्या, एक प्रकार से जो कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है, सेतु के संतुलन की शर्त है। यानी संतुलन की अवस्था में इसका जो प्रतिरोध निकल के आया P अपॉन का Q इक्वल टू R अपॉन का S। यही हमें क्या करना था, इसमें यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या करना था हमें, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इसमें अज्ञात प्रतिरोध क्या था, S लगा था ना, तो S इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। तो इस प्रकार होते हैं साथियों ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो, एक प्रकार से क्या है, दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।